हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम डेली की तरह आज यहाँ पर आपका रिवीजन क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं आज के हमारे रिवीजन क्लास में क्या क्या है। तो यहाँ ज्योग्राफी का पार्ट आज आया है। ज्योग्राफी के पार्ट में आपका जितने भी पर्वत चोटियाँ हैं सब कुछ आज क्लियर होगा, ठीक है। आप मतलब इसको पढ़ने के बाद जाइएगा, बुक उठाइएगा घटना चक्र का, या हम अभी नीचे क्वेश्चन भी करवा देंगे। एक एक क्वेश्चन आप कर लेंगे, एक क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन भी आपका छूटेगा नहीं, ठीक है, जितने भी नंबर आप क्वेश्चन दिए गए होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, आपका पूरा डिनोट किया गया मैप से कहाँ कहाँ पे कौन सी है। फिर यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद आपका जो पॉपुलेशन चल रहा था कल, वो आपका यहाँ आज थोड़ा सा कंटिन्यू हुआ है, क्योंकि कल आपका लिटरेसी वाला और आपका ये सेक्स रेशियो ये दोनों हो गया था। तो आज ग्रोथ रेट से जितने भी क्वेश्चन पेपर में बने हैं इसको देखेंगे। एनसीईआरटी कॉर्नर में ये सब देखेंगे, कौन कौन सा फैक्ट कैसे कैसे है ये है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग नए होंगे तो पहले देख लीजिए कैसे लगा। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा क्यों नहीं अच्छा लगा, ठीक है। तो देखिए चलते हैं पहले यहाँ पर। पहले पहले देखते हैं किस पर्वत के बारे में, अरावली पर्वत के बारे में, ठीक है। तो अरावली पर्वत के बारे में ये देखिए, अरावली पर्वत ये पूछा जाता है ये कहाँ से कहाँ तक आपका है। पेपर में पूछा गया था कि अरावली पर्वत किस राज्य में नहीं है, तो वहाँ पंजाब दिया था, तो वहाँ पर पंजाब नहीं होगा। कहाँ से कहाँ तक है, ये गुजरात के पालनपुर से, ये देखिए इधर जितने भी है सब अरावली के बारे में लिखा गया है, अभी हम सब कुछ बता देंगे। तो ये गुजरात के पालनपुर से है। इसके बाद बीच में राजस्थान आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, इसके बाद आपका दिल्ली आ जाता है। तो ये आपका गुजरात से, आप कह सकते हैं गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली पर्वत का विस्तार है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कि कहाँ, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ये चार राज्यों में आपका अरावली पर्वत है। अब ये भी पूछा जाता है ये कैसा पर्वत है, कैसी श्रृंखला है। तो ये कैसी श्रृंखला है, रेजिडुअल श्रृंखला है, अवशिष्ट श्रृंखला है, ठीक है, रेजिडुअल श्रृंखला है। सबसे प्राचीन अगर पूछे कौन सी श्रृंखला है, अरावली है। तो कितने, तीन चार क्वेश्चन यहाँ हो गए। चलिए यहाँ देखते हैं। ये भी पूछ लिया गया है कि ये कौन से काल में है, तो प्री कैम्ब्रियन काल का ये है। अरावली अगर पूछे कि कौन से काल का है, प्री कैम्ब्रियन काल का है। इसकी अनुमानित आयु कितनी है, तो अनुमानित आयु आपका है 570 मिलियन वर्ष। किसका, अरावली श्रृंखला की पर्वत श्रेणी की अनुमानित आय है 570 मिलियन वर्ष है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है इसकी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है, ठीक है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, ठीक है। और ये अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल तो पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए इतना आपको याद रखना होगा इसके बारे में, अरावली के पर्वत के बारे में। यहाँ हो गया। अब देखिए ये जो आपका ब्लू लाइन में मतलब सर्कल किया गया ये क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन बना था कि आप ये बताइए साउथ से नॉर्थ के बीच ऊपर कौन कौन से हैं। तो साउथ से नॉर्थ, अब देखिए सतमाला पहाड़ी साउथ में सबसे ज़्यादा, इसके ऊपर कैमूर पहाड़ी है। कैमूर पहाड़ी का विस्तार मध्य प्रदेश से बिहार तक के बीच में है, तो ये कैमूर पहाड़ी हो गया। इसके बाद नागा हिल्स हो जाएगा, पीर पंजाल, ये आपका क्वेश्चन में ही आया है। सतमाला पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, नागा हिल्स और पीर पंजाल। तो ये आपको याद रखना होगा कि साउथ से नॉर्थ के बीच में यही पड़ेगा, सतमाला, कैमूर, नागा हिल्स और पीर पंजाल, ये हो गया आपका। चलिए ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर है, ये देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर है, नागा जो पहाड़ी है ये म्यांमार और इंडिया के बीच में यहीं पे बॉर्डर पे है, ठीक है। कैमूर मध्य प्रदेश से बिहार के बीच में, सतमाला महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं,
अजंता के बारे में ये पूछा गया था कि यह केवल एक ही राज्य में, कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। तो अजंता ये है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही फैली हुई है। अजंता कहाँ पर है? महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं होंगे ना, अजंता एलोरा की गुफाएं आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, तो ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, ये सब जानते हैं। अब देखिए, ये पूछा गया था नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? ये देखिए नीलगिरी। नीलगिरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों के मध्य स्थित है। तो नीलगिरी कहाँ पे? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों के मध्य आपका नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। तो और ये भी एक पूछ लिया जाता है, ये तो अभी क्वेश्चन आएगा आगे, कि नल्ला मलाई पहाड़ी, मलाई पहाड़ी, जावेदी पहाड़ी, इसके बाद नीलगिरी। अगर आप नॉर्थ से साउथ में जाएंगे, पहले नल्ला मलाई पहाड़ी आएगी, फिर जावादी पहाड़ी आएगी, फिर नीलगिरी पहाड़ी आएगी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी आएगी। तो ठीक है, ये वाला आपका सीक्वेंस होगा। अब देखिए यहाँ पर कार्डमम पहाड़ी के बारे में क्या है? कार्डमम पहाड़ी के बारे में है कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है ये कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी के बारे में एक चीज़ और फैक्ट याद रखिएगा, ये दक्षिण की सबसे सबसे दक्षिणतम चोटी है। ठीक है, सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है? कार्डमम। कन्याकुमारी के पास कौन सा स्थित है? कार्डमम। ये इसके फैक्ट हैं। कार्डमम के बारे में फैक्ट ये आएगा कि सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सा है, तो कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। यह पूछ लिया जाए कि कन्याकुमारी के पास कौन सा स्थित है, तो ये कार्डमम पहाड़ी। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी स्थित है? कार्डमम पहाड़ी। तो आई होप इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अभी और भी आएगा, चलते हैं हम बताएं, कोई इसमें वो नहीं। देखिए, देखिए अब देखिए, आप हमेशा कंफ्यूज किस में होते हैं कि अनाई मुडी या अनाई मुडी कहिए, अनाई मुदी कहिए, बात एक ही है। अनाई मुडी या डोडा बेटा, आप हमेशा ये कंफ्यूज होंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाई मुडी या डोडा बेटा। तो देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है आपका अनाई मुडी। ठीक है, आपका कौन सा? देखिए 2695 मीटर ये ऊंचा है, और ये 2337 मीटर ऊंचा है। तो देखिए कौन सा ऊंचा है, अभी इसका फिगर भी लाए हैं। अब देखा, यह पश्चिम घाट का भाग है। ये जो अनाई मुडी है वो पश्चिमी घाट का भाग है। ये देखिए ये आपका, और जो ये आपका डोडा बेटा है, यह नीलगिरी या जो जिसको ब्लू माउंटेन बोला जाता है, कि सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपका कौन सा? डोडा बेटा नीलगिरी या ब्लू माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन भी करना है, वो क्वेश्चन आप ही को लगाना है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितने ही? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए हमने ये फिगर बना दिया है। फिगर हमारे बनाने का मकसद ये था कि थोड़ा सा आपको याद। देखिए, ये हमने ये पूर्वी घाट ये कर दिया है, डिनोट कर दिया है, ये पश्चिमी घाट ये पश्चिमी घाट डिनोट कर दिया है। तो ये देखिए दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ये नीलगिरी पहाड़ी है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। अब देखिए ये डोडा बेटा, ये तो डोडा बेटा अनाई मुडी यहाँ सबसे ऊंचा, लेकिन यहाँ 3D फिगर होता। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं दिखाता तो आप सोचते ये मतलब ये अनाई मुडी थोड़ा सा नीचे है। नहीं, नीचे नहीं है, अनाई मुडी ऊपर है, इसकी चोटी यहीं तक है, और इसकी चोटी ये है, ये दक्षिण में ये है, यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन ये 3D दिखाने में थोड़ा सा, अगर यहाँ दिखाता तो ये नीचे ऊपर हो जाता, तो आप ये समझते। तो अनाई मुडी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है ये, और इसके डोडा बेटा ये उससे अनाई मुडी से कम। अब आपसे कोई भी पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है, अगर पूछे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो डोडा बेटा है। डोडा बेटा किसका भाग है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। अनाई मुडी किसका भाग है? ये आपका पश्चिमी घाट का, जो ये पश्चिमी घाट ये है, इसका सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अनाई मुडी 2695। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ देखते हैं। ये डेली आपका रिवीजन चलता है, जो बच्चे नए होंगे जान लीजिए, डेली रिवीजन चलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे ही आया था। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित पश्चिम से पूरब। ठीक है, तो ये सतपुड़ा, देखिए पहले ये वाला देखते हैं, फिर आपको यहाँ कि ये देखिए सतपुड़ा ये पहाड़ी है, ये आपको जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ ये सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में ताप्ती नदी है,
और सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा है और विंध्यन के दक्षिण में नर्मदा है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि नर्मदा किन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, किन पहाड़ी श्रृंखला के बीच में स्थित है, तो उत्तर में नर्मदा के कौन विंध्यन आ जाता है और दक्षिण में कौन आ जाता है, सतपुड़ा आ जाता है। उसके बाद सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी आ जाती है। अब देखिए थोड़ा सा आप ये एनसीईआरटी का मैप है, एनसीईआरटी में मैप या आप देखे होंगे ये देखिए एनसीईआरटी में जो मैप था, ये देखिए विंध्यन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और ये आपका विंध्यन है और ये सतपुड़ा है आपका। ये कौन सी नदी बह रही है, देखिए ये जो बीच में जा रही है, ये कौन सी नदी है, ये नर्मदा नदी है। ठीक है, अब आपको पता चल गया, देखिए आपको मैप से बीच में नर्मदा नदी है और इसके नीचे एक जा रहा होगा, आपको दिख रहा ये नीचे आपका, ये नीचे ये कौन सी है, ताप्ती नदी है। तो ये आपका सतपुड़ा है और ये आपका विंध्यन है, उसके बीच में नर्मदा नदी है, इसके नीचे आपका ये ताप्ती नदी है। तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये आईएएस में भी क्वेश्चन आया है कि सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो वो आपकी ताप्ती नदी बहती है। तो इतना याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये तो हो गया आपका। अब देखिए सतपुड़ा के बारे में थोड़ा याद करिए। एक चीज़ आपको याद करना है, थोड़ा सा मैं आपको एक मतलब थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, इससे आपका कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हमेशा जो महादेव पहाड़ियाँ है, महादेव और मैकाल पहाड़ी, महादेव हमेशा पश्चिम में पड़ेगा। जैसे ये अपना पूरा प्यारा भारत है, प्यारा भारत है, तो इधर महादेव पड़ेगा, इधर मैकाल पड़ेगा। यही सिर्फ आप याद रख लीजिए, अभी कई क्वेश्चन मैं इस पर करवा दूंगा। महादेव इधर पड़ेगा, फिर मैकाल पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये पूछा था ये क्वेश्चन कि बड़वानी के मतलब पश्चिम से पूरब की ओर पहाड़ियाँ बताएं, तो पहले बड़वानी की पहाड़ी आ जाएगी, फिर महादेव आ जाएगा, फिर मैकाल आ जाएगा। ये महादेव मैकाल याद करिए। अभी देखिए कितना क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये एक फैक्ट ये पूछा गया था कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। अब इसका मतलब आप समझ पाए कि नहीं। मान लीजिए ये पूरा पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये इनका कहने का मतलब है कि जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई है, क्या आपका उत्तर में कम है और दक्षिण में ज़्यादा है, तो हाँ यही है। आपका जो पेपर में पूछा गया था, इसका उल्टा यही लिख दिया गया था, जो यहाँ ये लिखा गया है इसका उल्टा लिख दिया गया था कि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है दक्षिण की तरफ जाते जाते घटती जाती है। वही क्वेश्चन जो आया था 2005 में, तो उसमें ये गलत है, ऑप्शन ये गलत है। वहाँ पर क्या होगा, पश्चिमी घाट ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर महाराष्ट्र में इसी पहाड़ी पर रहेंगे तो थोड़ा सा नीचे रहेंगे, उसके बाद और गोवा में जाएंगे थोड़ा ऊपर, कर्नाटक में जाएगा और थोड़ा ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ये अगर केरला में जाएंगे तो और भी थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि देखिए अनाईमुडी जो आपकी श्रेणी है सबसे ऊंची श्रेणी है, ये दक्षिण में ही केरला में ही अनाईमुडी आपका ना। तो सबसे ऊंची पश्चिमी घाट का कौन हुआ, अनाईमुडी हुआ सबसे ऊंची चोटी। तो अनाईमुडी सबसे ऊंची है, तो जाहिर सी बात है जहाँ सबसे ऊंची चोटी होगी उधर ऊंचाई ज़्यादा होगी। तो ये क्या हुआ, इधर उधर इधर मतलब अगर यहाँ उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ती जाती है, इतना याद रखिए बस। अब देखिए ये पूछ लिया जाता थी कौन कौन सी नदियाँ रिफ्ट वैली में, तो यहाँ 2 नदियाँ थी, तो हमने अब एक नदियाँ और लिख दिया है, क्योंकि दामोदर भी आपका रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। ताप्ती और नर्मदा तो आप जानते हैं, रिफ्ट वैली मतलब क्या है, मतलब वो ढलान का अनुसरण नहीं करते। सभी नदियाँ तो इधर इस साइड ढलान में जाती है ना, ये ढलान का अनुसरण नहीं करके एक मतलब उसका अनुसरण कर लेते हैं कि जो घाटियाँ होती हैं, जैसे ढेर सारा मतलब पहाड़ है, उसके बीच में थोड़ा सा अगर बैली मिल गया तो उसी के थ्रू बहना शुरू कर देती हैं, तो उसका अनुसरण करते हैं। तो ये नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, मतलब इधर घाटी मिल गई थी, इसी घाटी में बहते बहते जाके यहाँ अरब सागर में मिल गई। तो नर्मदा, ताप्ती, दामोदर ये 3 नदियाँ हैं जो भारत की जो रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, हर बार यही से क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, ये इधर हो गया सब कुछ, देखते हैं अब इधर देखते हैं। ये पूछा था, ये देखिए अभी हमने आपसे क्या पूछा बताया कि अभी हमने बताया कि पहले महादेव याद कर लीजिए, इसके बाद मैकाल। तो पहले सतपुड़ा आएगा,
फिर महादेव आएगा, फिर मैकाल आएगा, फिर छोटा नागपुर आएगा। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर। देखिए कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। अभी कैसे भी घुमा देगा तो आप लगा देंगे। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, ये आपका पश्चिम से पूरब की ओर आपका सीक्वेंस हो जाएगा। इतना हो गया आपका। चलते हैं यहाँ देखते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट ये आपकी इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ ये वाला मैप दिखाते हैं। वेस्टर्न घाट, ये देखिए वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये वाला जो आपका एरिया है, एक मिनट, ये वाला जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा, चाहे कर्नाटक हो, चाहे जो हो, ठीक है। तो ये तीन 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 स्टेट, ठीक है, तीन स्टेट की बात कर रहा है ना, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में किस नाम से, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या याद रखिएगा, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पेपर में आया है इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी जो दक्षिण में स्थित है वो अनाईमुडी है। तो यही है अनाईमुडी, ये तो पहले ही हमें पढ़ चुके हैं। दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। दूसरे नंबर पे डोडा बेटा है जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे, दक्षिण की सबसे ऊंची नहीं, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। इतना हो गया। अब देखिए ये वाला देखते हैं क्या है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, नल्ला मलाई। नल्ला मलाई कहाँ है, ये देखिए नल्ला मलाई, ये देखिए यहाँ पर है। इसके बाद जावादी पहाड़ी, जावादी पहाड़ी, जावादी पहाड़ी। इसके बाद नीलगिरी तब आएगा। ये नीलगिरी ऊपर लिखा गया लेकिन इसका तो ये नीचे ही जावादी, यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए जावादी पहाड़ी, ये देखिए बड़ा कर देता हूँ। ये जावादी पहाड़ी ये है और नीलगिरी ये है, ठीक है। तो ये नीचे ही हुआ ना, ये तो इतना ऊपर थोड़ी जा पाएगा, कितना भी जाएगा। तो ये जावादी फिर नीलगिरी आ जाएगा। पहले नल्ला मलाई पहाड़ी जो आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई, फिर जावादी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, सेवराय नीचे एकदम जाएगा और सबसे नीचे कार्डमम जाएगा। ये देखिए, और ये आपका कौन सा है, नल्ला मलाई, सॉरी हाँ, ये आपका नल्ला मलाई पहाड़ी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा, बार बार यहीं से घुमा के इधर उधर करके पूछता है। नल्ला मलाई, जावेदी, नीलगिरी, अन्नामलाई। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए ये पूछा कि मांडवी पहाड़ मतलब श्रेणी कहाँ पर है, तो मांडवी श्रेणी गुजरात में स्थित है। मांडवी श्रेणी, मांडव श्रेणी या मांडवी, मांडो याद जो भी बोलिए, मांडव श्रेणी कहाँ पर है, गुजरात में है। अब देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन सी है, सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट। ठीक है, तो सतमाला, हरिश्चंद्र, बालाघाट श्रृंखला आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कौन सा श्रृंखला आपका श्रेणी महाराष्ट्र में नहीं है, तो वहाँ पर मांडवी एक ऑप्शन दिया था। वो अभी क्वेश्चन दिखाएंगे तो आप देखेंगे। अब देखिए सेवराय पहाड़ी कहाँ है, सेवराय पहाड़ी आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है, तो अभी हम ऊपर बताए थे कि अगर पूछे कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है तो कार्डमम पहाड़ी कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है। इतना याद हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं कुछ और फैक्ट। कार्डमम पहाड़ियाँ कह रहा है, मतलब पेपर में दिया था कोरोमंडल तट का भाग, तो कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल का तट का भाग नहीं है। कार्डमम पहाड़ियाँ नीचे है, कोरोमंडल तट का भाग नहीं, ये इस साइड कार्डमम पहाड़ी। ये देखिए ये कार्डमम पहाड़ी यहाँ पे आपका है, ये है कार्डमम पहाड़ी। तो ये कोरोमंडल तो इस साइड होता है, इधर मालाबार होता है ना, तो ये कार्डमम पहाड़ी। अभी देखते हैं क्या क्या लिखा, वहाँ लिखा गया है, यह केरल का लिखा गया है, ये केरल के दक्षिण पूर्व और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो केरल के दक्षिण पूर्व, मान लीजिए ये भारत है, इसका ये देखिए केरल के दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब इस साइड में, और ये तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम। तमिलनाडु, जब तमिलनाडु आएगा तो तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम इधर आएगा और केरल दक्षिण पूर्व इधर आएगा। तो यहीं पर है आपका कार्डमम पहाड़ी सबसे लास्ट में। कार्डमम पहाड़ी के बारे में आपको याद हो गया। अब देखिए कैमूर पहाड़ी के बारे में, यह एमपी से बिहार में रहता है, पाया जाता है। ठीक है, मतलब कैमूर पहाड़ी का विस्तार कहाँ है, एमपी से बिहार तक है। महादेव पहाड़ी का एमपी में है, मिकिर पहाड़ी असम में है। तो ये याद रखिए, मिकिर असम में, महादेव एमपी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। रामगिरी या रामगढ़ पहाड़ी नहीं होती है, ये होगा यहाँ पर रामगिरी, ये रामगढ़ पहाड़ी। देखिए इसका विस्तार इधर लगभग इधर इतना तक लगभग आ रहा है। ठीक है, तो रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित, या पूर्वी घाट की महेंद्र गिरी पर्वत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, महेंद्र गिरी पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी
में भी स्थित है। चूंकि यहाँ पर चूंकि लिखिए, चूंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का पूर्वी भाग होता है, तो ये भी याद रखिएगा। मैकाल श्रेणी, ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन था ना, कि जो ये रामगिरी पहाड़िया था, इसके बारे में कई फैक्ट कुछ और दिए हैं छत्तीसगढ़ में ये। ठीक है, तो हमने ये पूरा लिख दिया कि थोड़ा सा विवाद से आप बचे। देखे जैसे ही वैसे ही है। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है। अगर रामगिरी की पहाड़ियाँ आ जाएगा तो लिखा दीजिएगा तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, और यह किसका भाग है? महेंद्रगिरी पर्वत का हिस्सा, पूर्वी घाट या महेंद्रगिरी पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त इसकी पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। आप देखेंगे थोड़ा सा इस पर मतलब लोक सेवा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में ये पूछा गया था, तो इसको हटा दिया गया था क्वेश्चन। अब देखिए, पारसनाथ की ऊंचाई, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। इसके शिखर पर जैन मंदिर है। कौन? इसके शिखर पर जैन मंदिर है। छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। कहाँ पर? छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी। अगर आपसे कोई पूछे कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। क्योंकि यहाँ पर जो पीसीएस का मैं ये सब पढ़ाता हूँ, ये क्योंकि झारखंड वाले बच्चे भी कुछ कहते हैं सर जेपीएससी का लाइए, तो वो देखिए ये सब लगभग हम जब घटनाचक्र पढ़ाते हैं तो उसमें सभी का दिया रहता है। ये नहीं कि ये सिर्फ आपका पीसीएस में ही, उत्तर प्रदेश पीसीएस में ही आएगा, ये आरओ में ही आएगा। लगभग सबका ही मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन, कोई छोड़ता नहीं क्वेश्चन। ठीक है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गारो, गारो कहाँ है? गारो मेघालय में है। मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में है, डालमा झारखंड में है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो मेघालय में, मिरी अरुणाचल पर, कोल्लामलाई तमिलनाडु में, डालमा झारखंड में। अब यहाँ पर देखते हैं, केरल में अनाईमुड़ी अभिजान, नागालैंड में सारामती, नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में डोडा बेटा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मतलब राज्य और चोटी जो है उनकी ये है। अब देखिए, पश्चिमी घाट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। पश्चिमी घाट के बारे में एक पूछा गया था कि यह भ्रंशुत या ब्लॉक पर्वत है। भ्रंशुत या ब्लॉक, तो यह पश्चिमी घाट या ब्लॉक पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल नीचा होता हुआ पठार है। पश्चिमी मतलब घाट के बारे में कर रहे हैं, इसका पूर्वी ढाल नीचा होता हुआ पठार है। ये सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे पश्चिमी घाट है तो ये पूर्वी घाट जो है, मतलब ये जब ढलान इधर है तभी तो नदियाँ सब कृष्णा गोदावरी इधर प्रवाहित होती हैं, तो ये भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से, मतलब इस साइड उत्तर की बात कर रहे हैं, ये बेसाल्ट से, तो हाँ काली मिट्टियाँ इधर ही तो पाई जाती हैं जहाँ पर कपास वपास की खेती अच्छी होती है, तो लावा बेसाल्ट से आच्छादित है, तो ये भी आपका सही है। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डीडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो कोडाई कनाल डीडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर स्थित है, याद रखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा हमको, कि सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, सलहेर चोटी कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। अभी मैं इसको कम्युनिटी बॉक्स में डालूंगा एक क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं डालूंगा, और मैं देखता हूँ जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे होंगे वो प्लीज़ इसका आंसर सही करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा गलत करिए। अभी मैं ये क्वेश्चन डालूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे, आप इस क्वेश्चन को एकदम सही करिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना इसका मतलब वो जाता है, कितने लोग सही कर पाते हैं इसको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आरएस में भले आया है लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। सलहेर चोटी किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है? तो किस पहाड़ी पर? गिरनार, गिरनार पहाड़ी जो गुजरात में है, इसमें चाय का बागान नहीं। अब गुजरात में कहाँ आप चाय देखे होंगे? ठीक है, तो गिरनार गुजरात में चाय का बागान नहीं है। कहाँ कहाँ है? कानन देवन, अब कानन देवन पूछेंगे कहाँ है? केरल के इडुक्की जिले में कानन देवन है। नीलगिरी कहाँ है? और ये आपका, ये आपको तो बता ही रहे हैं, तमिलनाडु के और इधर इसमें केरला में और कर्नाटक इस क्षेत्र में पाया जाता नीलगिरी। तो दार्जिलिंग आपका, तो दार्जिलिंग आपका सिक्किम, और ये आपका ये पश्चिम बंगाल, उसके नीचे सिक्किम के और पश्चिम बंगाल के ऊपर, मतलब उसी एरिया में है। ठीक है, जो थोड़ा सा हेन, जो मुर्गी क्या कहते हैं उसको, ठीक है, जो थोड़ा सा कटा उसी साइड है। ठीक है, तो ये क्या है? ये पर्वत पहाड़ी और भारतीय राज्यों की अवस्थिति। बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है। चिन श्रृंखला आपका मणिपुर, म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है चिन श्रृंखला। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चिन श्रृंखला 22 में अभी जल्दी ही आया है ये। चिन श्रृंखला मणिपुर और म्यांमार से विस्तृत है। धोसी पहाड़ी,
धोसी पहाड़ी, घोसी या धोसी, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में, ठीक है। तो ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ गढ़ में। बिल्लारी श्रृंखला कर्नाटक में है, बिल्लारी कर्नाटक में है, याद रखिएगा, ठीक। अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, जो भूल भी रहे होंगे पूरा याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रोथ रेट देख लेते हैं, जनसंख्या ग्रोथ रेट की ना। अगर देखिए भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी, जनसंख्या वृद्धि दर मतलब क्या होता है, 2001 से 11 तक कितनी जनसंख्या वृद्धि की, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ जैसे 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी, तो 2011 से मतलब उससे पहले तो कमी थी, 16 करोड़ ही थी, मतलब कि कितना और बढ़ गई, ठीक है। तो ये देखा जाता है कितने करोड़ बढ़े। तो वृद्धि दर परसेंट में कितना है, 17.72 या 17.70 कहीं लिखा रहे तब भी मार दीजिएगा, 17.72 तब तब भी। अब उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश वाले आगे ही थोड़ा रहते हैं, ठीक है। ये 20.23%। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 20.23। अगर भारत की पूरी देखा जाए 17.72। एक क्वेश्चन यहाँ पर बार बार पूछा जाता है, किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर में कमी आई, तो किस में कमी आई, तो आपका 0.58 माइनस 0, यहाँ माइनस होना चाहिए, -0.58 की कमी आई, किसमें, नागालैंड की में कमी आई। अब पूछ सकता है किस में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, कमी वाला तो सभी याद कर लेते हैं कि कमी नागालैंड में हुई। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि मेघालय में, हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 27.95, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, ये अरुणाचल प्रदेश, इसका पड़ोसी बगल में, ठीक है। तो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश 26.203% की वृद्धि अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में 27.95। सबसे ज़्यादा वृद्धि का है और सबसे ज़्यादा कमी निगेटिव में कमी आ गई नागालैंड के लोग की, ठीक है। यहाँ देखिए, अब ये भी पूछे कि किस पूरे, अगर यूटी और राज्य सब कुछ देख लिया जाए, सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई, या यूटी में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई, तो दादर नगर हवेली दमन दीव, ये यहाँ पर आपका 55.9 यूटी में, तो दमन दीव यहाँ पर आपका 55.9, ये तो सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए, यहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। इसकी जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई। अब देखिए 2001 से 11 के मध्य नगर निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि 131.8 थी, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि 12.2% थी। मतलब इनका कहने का मतलब जो नगर में जनसंख्या वृद्धि हुई ये 31.8 थी, ग्रामीण में 12.2, नगरीय जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हुई ग्रामीण कंपेयर में। अब देखिए इधर देखते हैं, TFR, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट टू रीच द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। इसका मतलब है कि कितना TFR होना चाहिए कि जो नए पुराने लोग हैं उनको नए लोग रिप्लेसमेंट कर सकें, ठीक है। तो फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आ जाता है, तो 2.1 होना चाहिए। 2011 के अनुसार इंडिया ग्रॉस फर्टिलिटी रेट कितनी है थी, तो 2.4 थी, ठीक है, ज़्यादा ही थी। 2001 से 2.1 से 2.4 ज़्यादा ही थी, ये है, ठीक है। चलते यहाँ देखिए, अब देखिए ये वृद्धि दर है, ये दोनों सब याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 1951 से 61 के बीच में कितना वृद्धि दर हुई है, 1951 से 61 के बीच में 21.64, 1961 से 71 के बीच में 24.80। तो ये वाला आपको याद करना है, ठीक है, ये वाला आपको याद करना है और ये वाला याद करना है। देखिए क्योंकि यहाँ पर 24.80, देखिए पूरे में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर यही हुई है 61 से 71 के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 71 से 81 के बीच में 24.66, 81 से 91 के बीच में 23.87, 91 से 2001 के बाद 21.54, 2001 से 11 मतलब घटते ही गए हैं अब, ठीक है। यहाँ से 61 से अगर देखा जाए तो हम मतलब घटते ही गए हैं वृद्धि दर में 17.70, ठीक है। तो अभी कितना है 17.70, 7270 कुछ भी कहिए, 19.61 से ये 1961 से 1971 24.80, ये कई बार पूछ लिया गया है 24.80, ठीक है। क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कहाँ पे सबसे कब सबसे ज़्यादा किस दशक में वृद्धि दर हुई है, तो 24.80 1961 से 71 के बीच में, जब वही पाकिस्तान की और चाइना की लड़ाई चल रही थी तो उसी समय ज़्यादा हुई थी, ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि पर 1921 में ऋणात्मक
-0.31 रही, ठीक है। अगर दशकीय वृद्धि दर देखा जाए तो 1901 में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1921 से 51 तक ये बढ़ा है, मतलब बढ़ता गया है 1921 से 51 के बीच में, लेकिन 1921 के दशक में कम हो गया। तो मतलब विभाजक इसलिए कहा जाएगा कि एकदम कम से माइनस से पॉजिटिव में आना लगा। तो आपसे यही अगर पूछा जाए, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महान विभाजक वर्ष जनसंख्या का कौन सा कहलाता है, तो 1921 कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घटा था माइनस में, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, ऐसे घट रहा, घट गया माइनस में चला गया, लेकिन बाद बढ़ना स्टार्ट हो गया, ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ये हो गया आपका। तो कौन सा याद रखेंगे, 1921, भूलिएगा मत। अब देखिए एनसीईआरटी कॉर्नर में देखते हैं कौन कौन से, ये सब फैक्ट है एनसीईआरटी के, जितने भी फैक्ट हैं वो हम लाते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। अब जो लोग नए होंगे देख लीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिलीव कर, मैं आपको दिलवाता हूँ कभी भी इस चैनल पर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। बस हमेशा से डेली आप व्यूज मतलब देखते रहिए बस, ठीक है। बाबर बाबर 1526 से 30 तक के क्या क्या लड़ा। 1526 में पानीपत का इब्राहिम लोदी और अफगान समर्थकों को हराया, ठीक है। पानीपत का 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया। 1527 में खानवा के राणा राजपूत राजाओं के समर्थन को हराया, तो 1527 में खानवा का युद्ध। 1528 में चंदेरी के राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा मुगल नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। तो ये याद रखिए बाबर के बारे में। हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया, प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। कब? शेर खान जो नहीं था वो, ये अफगान शासक, ये हुमायूं को 2 बार हराया। कब? 1539 में चौसा में, और 1540 में कन्नौज में। ये बहुत डेट पूछ लिया जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 में। ये पूछ लिया जाता है कन्नौज का 1540 में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया, लेकिन फिर आया 5 साल बाद। हुमायूं ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। किसकी? ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसके अगले वर्ष एक इमारत पर दुर्घटना से, मतलब इमारत की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। अब देखिए अकबर के बारे में थोड़ा है। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों में को संपन्न कराया। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मकतब खाना का मतलब स्थापना किसने किया, तो किसने किया? अकबर ने किया। मकतब खाना कहाँ पर स्थापित किया गया, तो फतेहपुर सीकरी में। ये जितने भी कॉर्नर में क्वेश्चन होते हैं आपके एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहीं से हर बार क्वेश्चन आता है, पीसीएस का पेपर उठा के मिला लीजिए, यहीं से हर बार क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए हम यहाँ करवाते हैं। मकतब खाना फतेहपुर सीकरी में किसने? अकबर ने। किस लिए? कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया गया था। अब देखिए महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। जैसे रज्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है, तो ये तो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है कि रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है। तो महाभारत जो हमारी बुक है उसको जब फारसी में अनुवाद कर दिया गया तो उसको रज्मनामा बोल दिया गया, और बुक वही है। कर्ण का अर्जुन सब कुछ वही है वहीं पे उसमें, ठीक है। सिर्फ उसमें रज्मनामा बोल दिया गया। में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन, इतना याद रखिए। अब देखिए जात की श्रेणियाँ क्या होती थी। देखिए 5000 जात वाले अभिजातों को दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से दर्जा ऊंचा था। अब बताइए जो 5000, ऐसे मान लीजिए जो 5000 वेतन पा रहा है उसका ज़्यादा दर्जा होगा कि 1000 वाले को? 5000 एब्सोल्यूट ज़्यादा ही होगा।
अब देखिए अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। किसकी? 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ा? मतलब अब उस पर देना। अब देख लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पदवी मिल जाता था। जैसे आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? किसी गवर्नमेंट जॉब की ना, सोच रहे हैं कि हम अधिकारी बन जाए, चाहे आप एसडीएम बन जाए, चाहे समीक्षा अधिकारी बन जाए, चाहे आईएएस बन जाए, कुछ भी आप बनने के लिए, तो वही आपका वहाँ भी वैसे है। मतलब सब कुछ वैसे ही चलता था, आज सिर्फ उसका नाम वाम सब बदल दिया गया, सब कुछ वही सिस्टम चल रहा है। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए एक पद, आपकी रैंक नहीं होती है कि कौन से रैंक, एसडीएम रैंक पे आए हैं, डीएसपी रैंक पे आए हैं, तहसीलदार किस रैंक पे हैं, तो वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण उनकी जात की संख्या पर निर्भर करती थी। ठीक है, वैसे भी जिसकी अगर जैसे 5,000 जाति वाला है तो उसका जात, जात मतलब क्या, उसका जाति कितना है। ये देखिए, ये है ना जात, कि आपको 5,000 जात वाली है तो उसका वेतन ज़्यादा मिलेगा, 1,000 जात वाले हैं तो उसका वेतन कम मिलेगा। वही है जैसे आप अधिकार वो ज़्यादा आपका ग्रेड पे है, 4800 ग्रेड पे है, 6,000 ग्रेड पे है तो उसका ज़्यादा होता। वही उसमें भी आज सिर्फ नाम चेंज किए हैं, वही है सब। जात की संख्या जितनी अधिक होगी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी। आप कहीं जाएंगे, आप बोल देंगे मेरा 4800 ग्रेड पे है, 60,000 6,000 ग्रेड पे, मतलब आपको क्या, आपको ज़्यादा आपको तवज्जो दिया जाएगा। ठीक है, वैसे भी समाज में आज यही होता है, उसका वेतन भी उतना अधिक होता था। तो यही है, मान लीजिए। ठीक है, अब जात समझ में आ गया कि मतलब जात यही होता था, जो मनसबदार होते थे उनमें जात निर्धारित, कितने जात का है मनसबदार। ठीक है, यही होता था। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना भी क्वेश्चन करेंगे हम, लगभग 29-30 क्वेश्चन हैं। अब सभी क्वेश्चन आपको करना है, आप क्योंकि हमने अभी पढ़ा दिया है तो आप सब मतलब 29 क्वेश्चन में सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इतना तो हमको विश्वास है। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सा। सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? अरावली। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो अभी हम कितनी अनुमानित आयु बताए थे। आईएएस का क्वेश्चन देखिए कितना आराम से आप कर दे रहे हैं, 570 मिलियन वर्ष। आप कमेंट भी कर दिया करिए कि कितना क्वेश्चन हम लगभग सही कर दिए हैं। ठीक है, तो हमको भी लगेगा हाँ कितने लोग वीडियो हमारा देखते हैं। ठीक है, तो इतना मेहनत करता हूँ, सिर्फ आप कमेंट ही नहीं करते। रेजुडुअल पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? अरावली है। ठीक है, अरावली है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या? दोडा बेटा मत लगाइएगा, इसमें नहीं कन्फ्यूज होंगे, इसमें कन्फ्यूज होंगे। अनाईमुडी है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड है दोडा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? अनाईमुडी है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, यूपीपीसी 2007 का क्वेश्चन। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और तापी की नदियों के मध्य कितना? इधर देखिए नर्मदा नदी बह रही है, ये तो विंध्यन इधर हो जाएगा। ठीक है, विंध्यन पर्वत, तो इधर ये क्या नर्मदा नदी है, इस पर सतपुड़ा है इधर। तो नर्मदा और ताप्ती, और ताप्ती नदी इधर बह रही है, तो ये कौन सा हो गया? सतपुड़ा से रेडी हो गई। ठीक है, अब देखिए उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर देखिए, तो उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी श्रेणी है आपकी? पहले कौन सी आएगी? नल्ला मलाई आएगी, नल्ला मलाई पहाड़ी थी, फिर जावेदी आएगी, तो नीलगिरी आ गया, ये भी खत्म हो गया। नल्ला मलाई आए, जावेदी, नीलगिरी, अन्ना मलाई। ये देखिए सी वाला क्वेश्चन, देखिए कितना सिंपल है। अभी देखिए आप पढ़े हैं, हम कितनी बार इसको बता रहे थे। ये देखिए आईएएस 2005 का क्वेश्चन आप कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, कौन कहता है कि आईएएस का क्वेश्चन कठिन होता है? देखिए अब देखिए उच्चावृत आकृतियों पर बताइए। अभी हम क्या पता है, पहले आपका इसमें क्या कर रहे हैं, पश्चिम से पूर्व। तो आपसे हमें क्या कह रहा, पहले महादेव याद करिएगा, इसके बाद आप मैकाल याद करिएगा। महादेव मैकाल, तो पहले कौन सा आएगा? ये महादेव आएगा, मतलब महादेव पहाड़ी श्रृंखला आएगा, तो और इसके बाद मैकाल श्रृंखला आएगा। तो कौन? महादेव फिर मैकाल, तो 1 और 2। इसके बाद छोटा नागपुर आएगा, फिर खासी पहाड़ी, क्योंकि जो भारत मान लीजिए ऐसे बनाएंगे तो खासी पहाड़ी मेघालय में, मेघालय तो इधर है और छोटा नागपुर यहाँ पड़ जाएगा।
मैकाल यहाँ, महादेव यहाँ, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, ये देखिए। तो ये कौन सा, 1 2 3 4, ये तो यही एकदम सिंपल ही क्वेश्चन था। देखिए किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं? तो कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी पहाड़ी है, इसी पर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं। कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर है? तो वही कौन सी है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो हम कहते सब लोग कहाँ मिल रहे हैं? यहीं पे नीलगिरी पहाड़ी पर ही सब लोग मिलेंगे। कहेंगे आइए चलिए थोड़ा सा ये चाय नाश्ता यहाँ करते हैं। तो ठीक है, कहाँ पर? नीलगिरी, मतलब यहाँ के नेता सब जाएंगे, कर्नाटक के, केरल के, तमिलनाडु, कहाँ पर? नीलगिरी। ऐसे याद कर लीजिए, याद रहेगा। अब यहाँ देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब देखिए आईएएस का 2005 का क्वेश्चन है, लेकिन आप देखेंगे कितना आप सिंपल से तरीके से कहेंगे। पश्चिम घाट की अन्नायमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये तो आप सही कर देंगे। अभी पहले जो सही लग रहा है उसको सही करिए। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, तो हम बताएं सतपुड़ा यहाँ, इसके दक्षिण में ताप्ती नदी, इसके उत्तर में नर्मदा, फिर इसके बाद विंध्य पर्वत। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटी में बहती है, तो ये भी सही है। अब देखिए इसमें क्या गलती है, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है। मतलब पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ में लिखा है, से नहीं लिखा है। उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत है, इनका कहने का मतलब है जो ये पश्चिमी घाट है यहाँ ज़्यादा ऊंचाई पर है, यहाँ नहीं ज़्यादा ऊंचाई पे है, यहाँ ज़्यादा ऊंचाई पे। जैसे ये पश्चिमी पूरा घाट है, यहाँ ज़्यादा ऊंचाई पे है, यहाँ कम ऊंचाई पे है। तो यही आपका गलत है, ये उल्टा लिख दिया है। यही क्वेश्चन अभी हम बता रहे थे वहाँ पर। भारत के निम्नलिखित में कौन से पर्वत केवल एक ही राज्य में स्थित है? तो कौन सी, जो बताइए, जो ये केवल एक ही राज्य में स्थित है, तो वो कौन सी है? अजंता हम कह रहे थे, अजंता ही है। अरावली कह रहे थे हम, यहाँ गुजरात से प्रारंभ होकर राजस्थान जाती है, फिर हरियाणा जाती है, फिर दिल्ली चली जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा है? अरावली। ये अरावली, मतलब यहाँ पर आंसर तो अजंता होगी, लेकिन अरावली सब जगह है, ठीक है। अब देखिए सह्याद्री भी लगभग हर जगह है, मतलब कर्नाटक, महाराष्ट्र में। अब देखिए महाराष्ट्र कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? यदि क्या सह्याद्री कहलाते हैं। नीचे दिए कोट पर व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए बढ़ते हुए, तो यहाँ पर कौन सा आता? वहाँ पर हम क्या बताते हैं, ऐसे पूरा हमारा प्यारा भारत था। यहाँ पर क्या था? सतमाला महाराष्ट्र में था। इसके बाद कैमूर यहाँ पर चला गया था। कैमूर के बाद नागा, यहाँ पर जो पूरा उत्तर भारत। पीर पंजाल कहाँ गया था? तो पीर पंजाल आपका ऊपर गया था, पीर पंजाल एकदम ऊपर था, ठीक है। तो पीर पंजाल बताए थे कि नहीं शायद आपको? पीर पंजाल एकदम ऊपर था। तो ये ऐसे जाके ऐसे फिर ऐसे, तो पहले कौन सा जाएगा? सतमाला, कैमूर, फिर नागा, फिर पीर पंजाल। मतलब अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रहे हैं तो पहले कौन सा? तो 1 2, 1 2, फिर इसके बाद 4 आएगा, फिर 3, 1 2 4 3। ये देखिए ये वाला 2015 का क्वेश्चन है, कितना आराम से कर दिए। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर है वो कौन सी हैं? तो कौन कौन से राज्यों की सीमा पर? तो कार्डमम पहाड़ियाँ, ये प्यारा भारत अपना, ये वाला प्यारा भारत ये है। तो ये कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर है? यहाँ पर है। किसकी किसकी? ये केरला है और ये तमिलनाडु है। तो केरल और तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पर भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? कार्डमम है, सबसे दक्षिण में तो यही है। अब देखिए यहाँ पर सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। देखिए अब यहाँ निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में नहीं है? तो महाराष्ट्र में मांडो पहाड़ी कहाँ पर है? तो मांडो पहाड़ी ये अपना प्यारा भारत है। ये गुजरात जो स्थान है, तो यहाँ पर मांडो पहाड़ी हम बताए थे ना। बालाघाट, श्रेणी, हरिश्चंद्र, सतमाला, ये सब महाराष्ट्र में है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या भरंतु इस पर मतलब ब्लॉक पर्वत है, तो हाँ ये भी सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, तो हाँ इसका पूर्वी ढाल पठार ही है, नीचा होता हुआ, तभी तो नदियाँ इधर जा रही है। इसका उत्तरी बेसाल्ट, ये भी सब कुछ सही है। आर ओ यार 2017 में क्वेश्चन है। देखिए कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में नहीं है? तो कौन सी पूर्वी घाट में नहीं है? तो सेलेहर, सेलेहर आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये क्वेश्चन अभी आपको बताना है कम्युनिटी में, तो मैं देख लूँगा कि हाँ कितने बच्चे हमारे मतलब इससे देख के सही कर दिए हैं। सही करना है आपको, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में अभी मैं डालूँगा इसको।
मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में कौन सा एक क्रम सही है? तो बताइए कौन सा एक क्रम सही है। तो हमने यहाँ पहले आपसे क्या कहा, पहले महादेव याद कर लीजिए, इसके बाद मैकाल याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। महादेव के बाद कहीं मैकाल है? महादेव मैकाल देखिए पहले आ गया, गलत कर दीजिए। महादेव, इसके बाद मैकाल, छोटा नागपुर बीच में आ गए, नहीं। महादेव, इसके बाद मैकाल, ये देखिए यही आपका सही हो जाएगा। सतपुड़ा, महादेव और मैकाल, फिर छोटा नागपुर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? कन्याकुमारी से कौन सटी है? कार्डमम पहाड़ी ही तो कन्याकुमारी से सटी है। तो कार्डमम पहाड़ी कन्याकुमारी से सटी है। किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है? तो किस पर? गिरनार। अब ये गुजरात में है तो गुजरात में कहाँ आप चाय चाय का देखेंगे? ठीक है, तो गिरनार पे। कानन देव कहाँ है? केरल में है। और ये सब तो जानते ही हैं कहाँ पे है। कौन सी एक 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर? तो हम कितना कहे हैं? 17.7 लगाइए, 6 लगाइए, या मतलब 17.6%, लगभग इसी है। ठीक है, तो यही 17.6 या 17.7072, मतलब यही याद कर लीजिए, कोई भी आ जाएगा। 7 जीरो लगा दे, शायद 7 जीरो ज़्यादा पूछा जाता है। 17.720, ठीक है, यही आप 17 यही ऑप्शन आपके आसपास है, तो यही लगा दीजिए। अब देखिए, भारत में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है, तो कब न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर रही है? तो सबसे लास्ट में हम बताए थे ना, दो गोला किए थे, एक ऊपर किए थे, जहाँ सबसे ज़्यादा हुआ था 61 से 71 के बीच में, और सबसे कम 2001 से 11 के बीच में, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर, क्या सकल प्रजनन दर कितनी थी? तो ये इंडिया ग्रॉस फर्टिलिटी रेट कितनी थी? 2.4। ठीक है, अब यहाँ से प्रजनन के प्रतिस्थापन को के लिए कुल प्रजनन दर की होनी चाहिए, कितना होना चाहिए? मतलब एक लोग पुराने आ रहे हैं, जो पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, वो कितना होना चाहिए? ये 2.1 होना चाहिए। पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है, देखिए टफ क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो ये तो बताना ही नहीं है आपको, नागालैंड पता ही होगा। भारत की जनगणना 2011 के 1 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि तो 17.7। ठीक है, बस इतना था यार। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा कि डेली रिवीजन करवाने, तो हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको लगे कि हाँ आपके लिए डेली लाना है। और आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप चलाते होंगे, तो वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।